नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात होगी लोकसभा चुनाव के घोषणा के और चुनाव में धनबल, बाहुबल और मिसलीडिंग कंटेंट के साथ साथ मुफ्त की मलाई बांटकर चुनाव जीतने वालों के सपनों पर चुनाव आयोग के पानी फेरने वाली घोषणा की। हर चुनाव में आयोग अपने तरीके से निष्पक्ष, स्वतंत्र और हिंसा रहित चुनाव करवाने की कोशिश करता है और पिछले कुछ सालों में चुनाव को यदि देखें तो कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को इसमें सफलता भी मिलती रही है। हर चुनाव में प्रत्याशियों, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फ्री के राशन, दारू और कैश के साथ साथ कुछ उपहार भी बांटते हैं। पिछले दिनों हुए चुनाव में भी आयोग ने सख्ती की और करीब 3400 करोड़ कैश पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया। 11 मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कैश के फ्लो को रोकने के लिए आयोग ने इस बार और भी कड़े इंतजाम किए हैं। जीएसटी के डिपार्टमेंट से आईटी के, एक्साइज और जैसे जितने भी डिपार्टमेंट जो कैश से रिलेटेड है, उन सभी डिपार्टमेंट को अपने साथ काम करने के लिए उन्होंने लिया है। और इस बार कैश के फ्लो को रोकने के लिए बैंक को भी अलग से निर्देश दिए गए हैं आयोग की तरफ से। आयोग ने यह कहा है कि बैंक के चेस्ट में यदि कैश की कमी अचानक दर्ज होती है और यदि किसी अकाउंट से कैश का विड्रॉवल ज्यादा हो रहा है तो उसे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। और बैंक चुनाव आयोग ने कहा है कि वो रोज डेली बेसिस पे आयोग को रिपोर्ट भेजे। निर्देश केवल फ्री सामान यानी फ्री के सामान और कैश बांटने पर ही नहीं है, बल्कि आयोग इस बार फेक न्यूज को लेकर भी सचेत है और अखबार, चैनल, पोर्टल और सोशल मीडिया हैंडल को भी फेक न्यूज को लेकर सावधानी बरतने और जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अखबार और चैनल के एडिटर को भी निर्देश जारी किया गया है कि वो इस तरीके के फेक न्यूज को नियंत्रित करें। फेक न्यूज के प्रसारित होने की स्थिति में चैनल के एडिटर को जिम्मेदार बनाया जाएगा और आईटी एक्ट और साथ में पीआर एक्ट यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के निर्देश से रुक जाएगा मुफ्त में सामान और कैश का बांटना चुनाव से पहले? क्या चुनावी पॉलिटिकल फेक न्यूज की पहचान के लिए आयोग ने कोई मैकेनिज्म भी तैयार किया है? चुनावी फेक न्यूज की पहचान कैसे की जाएगी? क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में भी फ्री की सुविधा देने के वादों को नियंत्रित कर पाएगी? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले कुछ जो एक रिपोर्ट हमने तैयार की है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे ऐसे मतदाता, राजनीतिक दल जो पैसे के बदले वोट का कारोबार करने का सपना देख रहे थे, उनके सपनों पर चुनाव आयोग ने पानी फेर दिया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों से चुनाव आयोग सख्ती से पेश आएगा। आयोग ने मसल, मनी पावर जैसे फैक्टर को सामने रखा जो चुनाव के दौरान चुनौतियां बन सकता है। उन्होंने फ्रीबिज पर सख्ती और चुनावों के दौरान धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल पर सख्ती से नकेल कसने की बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कमीशन इनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ सीएपीएफ वुड बी डिप्लॉयड। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। इतना ही नहीं, आयोग ने मीडिया को भी हिदायतें दी है। वैसे मीडिया संस्थान जो राजनीतिक दलों के झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ाता है, उस पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी ताकि मीडिया मतदाताओं को प्रभावित न कर पाए। बता दें, भारतीय निर्वाचन आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक त्योहार यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 4 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव आयोजित करने का फैसला किया, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन इलेक्शन के दौरान फ्रीबिज पर सख्ती की बात कही है। लेकिन ऐसे राजनीतिक पार्टी जो चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की योजना बनाते हैं,
उसके लिए निर्वाचन आयोग क्या व्यवस्था करे। बता दें कि जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने फिरबिज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उन्होंने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फिरबिज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्यों में इस पर जवाब मांगा था। अब चुनाव आयोग फिरबिज से निपटने की बात कह रहा है। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो चुनाव आयोग ने तो निर्देश दे दिए हैं और हर एक चुनाव में निर्देश दिए जाते हैं और हर एक चुनाव में कुछ ना कुछ नए निर्देश भी दिए जाते हैं। और इस बार भी चुनाव आयोग ने कुछ नया करने की कोशिश की है ताकि निष्पक्ष, स्वतंत्र और कैशलेस, जो कहते हैं कि कैशलेस का मतलब कि कैश का फ्लो, जो बांटा जाता है कैश, उससे फ्री, जो उपहार मुफ्त में बांटे थे उनसे फ्री ये चुनाव कराया जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे। और आज हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लिया है क्योंकि 6 बजे हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ में थे और जब चुनाव की घोषणा हो रही थी तो पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे। आज हम केवल जो एक्सपर्ट है, राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनके साथ आज हम बात करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे अनिल गर्ग हमारे साथ हैं, जिगर दोषी जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा डॉक्टर अजय कुमार झा और प्रदीप भटनागर। चारों मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, चारों एनालिस्ट जुड़ गए हैं। और चर्चा की शुरुआत जो है, मैं एक बार अनिल गर्ग जी से चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अनिल जी, पिछले चुनाव में भी बहुत सारे ऐसे चुनाव हुए जिसमें हम लोगों ने साथ चर्चा की है और इस बार जो चुनाव आयोग ने कहा है कि फ्री वीज जो है उसको रोकने के लिए हमने अलग से टीम बनाई है, बैंकों को भी अलग से निर्देश दिए गए हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट, उनके साथ भी मिलकर के काम किया जा रहा है और रोकने की कोशिश चुनाव आयोग करेगा। क्या आपको लगता है कि चुनाव के पहले मतदाताओं को फ्री में, जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो अगर कुछ देते हैं उनको तो रोका जा सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जो अपने घोषणा पत्र में ही कहती है कि हम जीत कर आएंगे तो आपको ये फ्री में देंगे, उनको कैसे रोका जाएगा और क्या वो रोका जाना चाहिए? मैं दोनों पूछूंगा और ये सवाल मेरे जितने भी एनालिस्ट हमारे साथ हैं, मैं सबसे चाहूंगा कि उनकी राय हमारी जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं, वो जाने और सुने। अनिल मुकेश जी, इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए 4 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखने की बात की है जी। सबसे पहले जिसका जिक्र आपने किया, मनी पावर जो लोग इस्तेमाल करते, दूसरा जो मसल पावर इस्तेमाल करते, तीसरा जो मिस इन्फॉर्मेशन देते और चौथा वायलेंस। आज का जो मुद्दा आपने जो चर्चा की बात की है, पहले 2 मुद्दों की बात करते हैं, यानी मनी पावर की बात करते हैं। देखिए, मनी को फ्लो रोकने के लिए बैंक ने जो क्रॉस चेक लगाए हैं वो अपने आप में काफी कुछ उनकी तैयारियों के बारे में बताते हैं। बैंक्स पे नजर है, ना सिर्फ बैंक पे नजर है, वरना जो डिजिटल पेमेंट्स होती है, एक ही खाते से छोटे छोटे अमाउंट अगर मल्टी टाइम जाते हैं तो उस पे भी नजर है, कैश विड्रॉल पे नजर है, कैश डिस्ट्रीब्यूशन तो देखिए ऐसा है, ये अपराध है, पहले से भी अपराध था, आज भी अपराध है बिल्कुल। लेकिन इसके बारे में तो तभी मालूम चलता है जब कोई पकड़ा जाए। देखिए, कानून तो पहले भी अपराध रोकने के लिए होते हैं, लेकिन जब अपराध की जानकारी मिले, अपराधी को पकड़ लिया जाए, अपराध साबित हो जाए, सजा तो तब मिलती है। बिल्कुल। तो पहले भी कैश बांटने में तो अपराध था, शराब बांटने पे अपराध था, फ्री चीज बांटने में अपराध था। सवाल है कि इन पे चेक कैसे लगाया जाए। इस बार चेक लगाने के लिए उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट की मदद लेने की जो बात की है, यह सराहनीय है। मसलन लिकर्स के मामले में आसपास के क्षेत्र में जितने भी लिकर्स की शॉप्स हैं, उनका रेट्स वो कैसे अपना माल बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं, ये उनको साथ लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज को साथ लिया है, बॉर्डर्स को सील करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी भूमिका है। ऐसे ही वैसे कैश फ्लो की बात की है, तो ये एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने बनाया है। लेकिन दूसरी जो बात आपने की है, पॉलिटिकल पार्टी जो लुभावने वादे करते हैं, जो जनता को फ्री बीज बांटने की बात करते हैं, उस पर कैसे रोक लगाई जाए, ये फिलहाल तो थोड़ा संभव मुझे लगता नहीं है मुकेश जी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें एक दूसरे के आगे पीछे दौड़ रही है। हर पार्टी को लगता है कि अगर हम कुछ अच्छा बोलेंगे तो शायद जनता को हमारी बात समझ में आए और जनता हमें वोट दे देगी। नहीं मिलेगा वोट, नहीं हारेंगे तो फिर मैनिफेस्टो को लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए मुझे लगता है एक साझा कंसिक्वेंस बनाने की जरूरत है। जो अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पहल शुरू की है सुप्रीम कोर्ट में, जो रिट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगे, मुझे लगता है चुनाव सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं निश्चित रूप से मानता हूं इस पर रोक लगनी चाहिए। फ्री बीज और जो सामाजिक अपनी जिम्मेदारी है सरकार की, दोनों में अंतर होता है।
अगर जरूरतमंद को सरकार कोई मदद करती है तो वो एक मदद है, लेकिन वोटों को प्रभावित करने के लिए बिना मतलब हर आदमी को दे देंगे। जैसे अभी एक बात आई कि दिल्ली में रहने वाली हर महिला को आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 1000 रुपए प्रति महीना देंगे। किस लिए देंगे भाई, क्यों देंगे, क्या जरूरत है, क्या हर महिला को 1000 रुपए की जरूरत है? या तो उसके लिए कोई मानदंड बनाया कि गरीब है, जरूरतमंद है, उसको देंगे, तो ये भी फ्री बीज में आता है। मुझे लगता है इसके लिए भी कोई मापदंड बनाना चाहिए, इसके लिए और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जिगर दोषी जी हैं। जिगर दोषी जी, मैं चाहूंगा कि आपकी भी राय इस पे ली जाए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, उस पर भी आपकी राय लूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, मेरे ख्याल से मैं एक बात पे बिल्कुल सहमत हूँ अभी गर्ग साहब ने जो कहा उससे। चाहे लीकर की बात हो, चाहे फ्री बीज की बात हो, दोनों चीजों में एक रोकथाम जरूर लगनी चाहिए। और मुझे लगता है उसके लिए आयोग अपने हिसाब से बिल्कुल ये प्रयत्न जरूर करेगा कि क्या क्या चेकलिस्ट बनाया जाए, क्या क्या चेक पॉइंट्स बनाए। तो मुझे लगता है कि ये चीज को बिल्कुल रोकथाम करने की जरूरत है। सबसे बड़ा जो मुद्दा आज की तारीख में देश में वो मुझे लग रहा है फ्री बीज का है। हर एक पार्टी अपने हिसाब से जो भी मन में आए वो उसकी घोषणा कर देती है, ये देंगे वो दे देंगे। मुझे लगता है उस चीज पर बिल्कुल हर एक पार्टी को सोचना चाहिए। और शायद चुनाव आयोग को भी अब उनको फ्री बीज की जब भी कोई पार्टी घोषणा करती है तो मैं मानता हूं कि उसका बजट भी ले लेना चाहिए कि आप कौन से बजट से किस तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप पूरा लेखा जोखा बताइए। आप केवल और केवल सिर्फ फ्री बीज की बात मत करिए। आपके बजट पर आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप किस तरीके से राज्य में टैक्स बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसका आपके राज्य के बजट के ऊपर या राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है जिसमें आपकी कितनी लॉसेस है उसको आप कैसे रिकवर करेंगे। ज्यादा टैक्स डाले बिना, ज्यादा जनता को परेशान किए बिना या मिडिल क्लास को परेशान किए बिना, ये सारा लेखा जोखा देना चाहिए। और मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को ऐसा एक चेक पॉइंट जरूर बनाना चाहिए जहां पर पार्टियां कोई भी प्रकार की फ्री बीज की घोषणा करती है तो उसको बजट के साथ बताए कि हम इस तरीके से हम लाएंगे, ना कि सिर्फ पैसा बोरो करके या पैसा एक लोन लेकर। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से रोकथाम का पहला चेक पॉइंट है। जहां तक बात है लीकर की, तो ये हमने हमेशा देखा है इतने सारे इलेक्शन में कि ऐसी कोई भी जो चीजें होती है वो बिल्कुल धड़ल्ले से कहीं ना कहीं उनका एक नेटवर्क बहुत फैला होता है, वो मिल ही जाती है। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ या सोचता हूँ कि वोटर्स को ये समझना चाहिए, क्या आपका वोट केवल लीकर की 2 बोतल के हिसाब का है, या आपका वोट केवल 1000 रुपए आपको खाते में आते हैं उसका है, या आपका वोट है वो आपके देश के भविष्य और उसके विकास के लिए, आपके लिए कौन काम कर रहा है नेता और किस तरीके से देश को आगे ले जाना चाहता है। मेरे ख्याल से ये जो सोचकर वोट देना चाहिए, इसी भावना लोगों में चुनाव आयोग को बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तभी निष्पक्ष चुनाव की बात आप जो कह रहे हैं हम लोग वो संभव है। अजय जी, मैं आपसे एक और सवाल है। 2 चीजें हमने ली है इस बार, एक तो फ्री वीज की बात करी है और दूसरा जो एक फेक न्यूज को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने खासतौर पे कहा है। और हर एक चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा होती है, लेकिन इस बार उन्होंने जिक्र किया और एक उदाहरण दिया कि अगर कोई अखबार ये हेडलाइन लगाता है कि अमुक पार्टी की लहर है, तो इस लहर पे अगर की बात अगर करती है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि लहर है, नहीं तो ये फेक न्यूज में आएगा, यानी तो उसे कहना पड़ेगा कि ये विज्ञापन है। ये जो कहा है, कहना तो सही है उनका, लेकिन ये कौन सा मैकेनिज्म है? ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बताया कि किसी पार्टी की लहर है, अगर कोई सच में बोलता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कैसे कहेंगे कि ये गलत खबर है, या कैसे कहेंगे कि ये सच? अगर ये विज्ञापन नहीं है, अगर सही में किसी व्यक्ति को, किसी अखबार को, किसी रिपोर्टर को जो फील्ड में उसको लगता है कि इसकी लहर है और उसने उसको लिख दिया कि इस पार्टी की या इस प्रत्याशी की इस जगह पे, इस कंस्टिट्यूएंसी में लहर है, और चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं ये गलत है, आप लहर नहीं लिख सकते, तो कौन सही होगा? इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपको लगता है कि इस तरीके से चीजों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? अजय जी। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद मुकेश जी, जो आपने मुझे बुलाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने रेज किया है। एक्चुअली ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो फेक न्यूज का जो सवाल है, इसमें जैसे जैसे सोशल मीडिया का एक्सपेंशन होता गया है, उसमें ये काफी उभर करके सामने आया है इस तरह की बातें कि अपने हिसाब से कभी कभी कोई एक इंडिविजुअल भी कुछ ऐसा न्यूज दे देता है कि पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया में या कहीं न कहीं एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है, जो उसको निगेटिव इम्पैक्ट भी हम कह सकते हैं। तो ये जो एक मसला है, इसके लिए हमें साइंटिफिक रूट अपनाने पड़ेंगे। और साइंटिफिक रूट से मेरा मतलब ये है कि ये जो बहुत सारे ऐसे जो फेक न्यूज आ रहे हैं, वो कौन लोग ला रहे हैं और उनके आधार क्या है। कभी कभी अगर इस तरह की बातें होती है तो उसमें सच्चाई भी होती है। तो क्या सच्चाई भी फेक, चूंकि आपकी सच्चाई किसी और की सच्चाई नहीं हो सकती है, वो गलत हो सकती है। आपने कुछ इंटरप्रेट किया और आपने कह दिया लहर है, अब और एक्चुअली वो लहर नहीं है, आपके हिसाब से है।
तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि अगर आपको लहर लगता भी है तो आप इस बात को सीधे सीधे यह कहने से बाज आए कि लहर है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उनकी ओर लोगों का झुकाव दिख रहा है, जो हमने पाया, जो हमारे हमारे अपने ऑब्जर्वेशन से दिख रहे हैं। अब उनको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहिए कि ये ओवरऑल पिक्चर मैं नहीं बता सकता, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी टीम का ऑब्जर्वेशन है। एक बात। और दूसरी बात है कि किसी भी तरीके से अगर, जैसे कि आजकल तो एप्स को जो जो फेक न्यूज है उसको तो फैक्ट चेकर्स तो हम जानते ही हैं, देख ही रहे हैं, कभी कभी फैक्ट चेकर्स भी गलत बातों को ही ज्यादा प्रमुखता दे देता है, ये तो बहुत ही कॉमन हम लोग देख रहे हैं। तो उसका एक साइंटिफिक तरीका हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे जब हम यूपीआई ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जो फेल प्रूफ है, तो हमें प्लान करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा इस तरह के कोई टेक्नोलॉजी को नहीं, ठीक है। हासिल करने का। जी, या प्रदीप भटनागर जी से भी मैं चाहूंगा इस पे अपनी राय लो। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि कैसे, अगर कि मान लीजिए किसी फेक न्यूज को, जैसे हम लोग विजुअल कोई आता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ भी मैकेनिज्म है, हम उसको फेक है या सही है, कहीं उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई एडिटिंग तो नहीं किया गया है, कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं है उसमें, तो ये सब चीजें हम पता कर लेते हैं, हमारे पास मैकेनिज्म है। लेकिन किसी का एनालिसिस, अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पे लहर है, कोई कह रहा है कि यहाँ लहर नहीं है, तो किसी व्यक्ति के अपने जो एनालिसिस है उसको हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ये फेक है या फेक नहीं है, इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले देखिए, नए आयुक्त बैठे हैं, चुनाव आयुक्त नए आके बैठे हैं, और वो चाहेंगे कि हम नए तरीके और कुछ नई चीजों को लाके चुनाव कराना चाहिए, और होना भी चाहिए देश के अंदर पर चीजों में चीजें। आपने को खुद दोनों आयुक्तों ने बैठ के स्पेशली टारगेट करा, बोला भी किस प्रकार से। देखिए, जिस प्रकार से आप किसी भी चैनल को उठा के देखिए, कोई 400 पार हो गए, 411, किसी को 151, किसी को 100, किस प्रकार से अपना एक आइडियाज दिया जा रहा है जनता के बीच में। तो ये चीजों को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने इस बात को कही है कि भाई मीडिया को अपनी चीजों को संभालनी पड़ेगी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आप किसी की ज्यादा बहुमत, किसी का कम दिखा रहे हैं, वो सब चीजों को रोकना पड़ेगा। अरे नहीं, आप जो अभी सवाल करा, मैं उसका भी जवाब दे दूं। देखिए, क्या होता है ना, मीडिया एक बहुत छोटा शब्द कहता है कि सूत्र के अनुसार, वो सूत्र बोलते ही वो चीज खत्म हो जाती है कि भाई हमें तो एक जानकारी, सूचना आई और हमने बताई, और गलत होगी तो सॉरी बोल दिया जाएगा। तो उन चीजों से बचने के लिए भी थोड़ा सा इशारों में देखो, चुनाव आयोग ने ये बात कही है कि मीडिया को भी सूत्र से आपको कोई खबर, कोई इंफॉर्मेशन हम एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन लहर है अगर, ये तो एनालिसिस है ना। अगर मैंने पूरे चुनाव क्षेत्र में, आप किसी कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं और पूरे कंस्टिट्यूंसी में घूमते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है फाइल करते हैं लास्ट में अखबार में, मैं अखबार की बात कर रहा हूँ, अखबार में अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं, और आप जहाँ जहाँ घूम करके आए हैं वहाँ आपको किसी अमुक पार्टी की या किसी अमुक प्रत्याशी के पक्ष में आपको लहर दिखी, तो अगर हमने वो दिखा, तो अब क्या है कि मुझे अब चुनाव आयोग के सामने ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, बिल्कुल उसे साबित करना पड़ेगा कि ये लहर कैसी है, हम कैसे दिखाएंगे, हम किस आधार पे दिखाएंगे? अगर मान लीजिए नहीं, अगर एक चीज और भी है, मान लीजिए लहर है और हमने चुनाव आयोग के डर से उसको बोल दिया नहीं भाई लहर नहीं है, सामान्य, तो ये भी तो नाइंसाफी होगी ना उस प्रत्याशी के प्रति। नहीं, दो चीजों में फर्क है आदरणीय योगी जी। अगर चीज को देखा जाए ना, देखिए, रैली हो रही है, सभाएं हो रही हैं, या स्टार प्रचारक या कोई स्टार सेलिब्रिटी इस चुनाव का प्रचार प्रसार करे तो मीडिया दिखाएगा, मगर उन चीजों से बचने के लिए कहा है कि भाई आप किसी को सपोर्ट ना करें, आप किसी प्रकार से आपको संभालने और जो आपकी चीज चलते है उसको चलाना है। और देखिए, उस चीज को हमें भी आपको देखता, देखिए किस प्रकार से कितना चलन था कि पहले होर्डिंग और बैनर पोस्टर किस तरह रोका गया, वो भी आपने देखा। इससे पहले और परिवर्तन देखा, एक नया परिवर्तन चीजें और आई कि भाई अगर किसी को नारों से चीजों डिस्टर्ब है, वो चीजों को रोका जाए। बिल्कुल सही। मैं इसमें चाहूंगा जिगर दोषी और अनिल गर्ग जी की भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिगर जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा कि कैसे डिसाइड हो कि लहर है या लहर नहीं। अगर हम लिखते हैं कि यहाँ पे अमुक पार्टी या अमुक प्रत्याशी की लहर है, तो हमें लिखना पड़ेगा विज्ञापन। अगर मान लीजिए विज्ञापन नहीं, अगर हमने सही में फील किया कि ये लहर है, तो क्या हम लिख नहीं सकते? अगर लिखेंगे तो हमें क्यों साबित करना पड़ेगा? अगर साबित भी करना पड़ेगा तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरीके से हम साबित कर पाएंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत ही पूछने वाली बात है। ये हमें बिल्कुल चुनाव आयोग से और डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए कि इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, क्योंकि इसका कोई बिल्कुल एक तय पैमाना नहीं है। अगर किसी की रैली में, समझिए आप कोई भी पार्टी की रैली या किसी भी नेता की रैली में आपको 2-3 लाख लोगों से ज्यादा लोग दिखते हैं, तो बिल्कुल कोई भी चैनल ये चलाएगा कि यहाँ बहुत बड़ी लहर है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नेता की वहां उनकी रैली में भीड़ उमड़ कर आ रही है, उनके जीतने के आसार दिख रहे हैं। ये बिल्कुल साफ बात है कि ऐसे शब्द यूज किए जाएंगे।
लेकिन आप उसको कितना ऑथेंटिकेट करेंगे उसका कोई मैकेनिज्म भी मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को या पूरे डिपार्टमेंट को बताना चाहिए। एक बात जरूर है जो मुझे लग रहा है कि शायद ये मैकेनिज्म भले अभी उनके पास ना हो, पर ये शायद वो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का एक मुद्दा है, जैसे कभी कोई चीज बिल्कुल आप 100%, 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक लोगों के मन में वो डालने की बात कर रहे हैं कि आप फेक न्यूज से बचिएगा और इस तरीके की बातों को फैलाने से बचिएगा। ये वो शायद प्रयत्न कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी 2 महीने या 1.5-2 महीने का जो अभी कार्यकाल पूरा मतलब ये जो पूरा चुनावी जो माहौल है वो बचा है, उस दौरान अगर बिल्कुल ऐसा एक भी न्यूज नहीं चलाएंगे तो मीडिया क्या काम करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगता है चुनाव आप कह रहे हैं कि मीडिया मतलब ये नहीं चलाएगा तो उसका काम नहीं चलेगा, ये भी गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर कुछ हमें निर्देश देते हैं तो मुझे पूरा गाइडलाइन आप दीजिए ना। अब मैं आपके आदेश को मानने के लिए, आपके निर्देश को मानने के लिए तैयार हूं, मैं मानूंगा निर्देश, लेकिन निर्देश माने वो तो ये तो उसी तरीके से हो गया सर। CAA का कानून तो आ गया था लेकिन नोटिफिकेशन 4.5 साल के बाद आया। तो ये तो आप कह रहे हैं कि आज भाई आप नहीं लिखिए। मैं लहर इसलिए कह रहा हूं कि पार्टिकुलरली इस शब्द का इस्तेमाल राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि अमुक पार्टी की लहर है, ये लिखना जो है आपको विज्ञापन लिखना पड़ेगा। भाई क्यों लिखना पड़ेगा? अगर मान लीजिए सही में लहर है तो क्या हम नहीं लिखेंगे? ये तो आप किसी को रोक रहे हैं ना। अब ये तो हमारा भी डेमोक्रेटिक राइट है। जी गर्ग जी। ऐसा है मुकेश जी, मुझे लगता है 2 बातें हैं। पहली बात तो जो आपने रिपोर्ट किया है वो किसी के इन्फ्लुएंस में किया है कि आपकी अपनी कैलकुलेशन है, इसको कोई साबित नहीं कर सकता। ये ठीक वैसा ही है जो इससे पहले वाला पॉइंट जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो सरकार फ्री बीज दे रही है वो फ्री बीज है या सचमुच सामाजिक सुरक्षा है। तो इन दोनों में जो अंतर होता है बहुत बारीक होता है। इनमें दोनों जो अंतर होता है दिमाग का अंतर है, एथिक्स का अंतर है, मोरल वैल्यूज का अंतर है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने जो ये सारी बातें कही है ये सिर्फ हितक वैल्यू और मोरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए की है, ना तो इसका कोई मैकेनिज्म बन सकता है, ना इसको कोई कैलकुलेशन बन सकता है। हाँ, आप अपने आप से कर सकते हैं कि आपने जो पाया, आपने जो एस्टिमेट किया, आपके पास जो डेटा आ जाया, आपने लोगों से जितने चर्चा की, आपको जो इसका कंक्लूजन निकला और आपने बता दिया। कल को अगर आपने ऐसा कुछ किया और आपके पास क्वेश्चन भी पुटअप हुआ तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं अपने 50 लोगों से बात की, साहब 50 के 50 लोगों ने बोला हमने किया। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है एक मोरल और एथिक वैल्यू देने की कोशिश की है मीडिया को, ताकि मीडिया इसको लेगा तो कुछ हद तक तो कम से कम जो सो कॉल्ड विज्ञापन है उस पर रोक लगेगी। ये बड़ा कुछ इसमें है नहीं ऐसा। देखिए मैं अपने जितने भी पैनलिस्ट हैं मैं सबसे कहूँगा जो पेड न्यूज़ को रोकने के लिए पहले भी लोगों ने, चुनाव आयोग ने जो है वहाँ सख्त निर्देश दिया है। एक मैकेनिज्म है जो पेड न्यूज़ को रोकने के लिए उन्होंने खर्च को लिमिट किया, खर्च को लिमिट करने के बाद से ऑडिट किया और हर एक दिन जो है रिपोर्ट देने के लिए कहा। तो पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ में अंतर तो पता होना चाहिए ना, जो पेड न्यूज़ कौन सा है और फेक न्यूज़ कौन सा है और प्रमोशनल न्यूज़ कौन सा है और सही न्यूज़ कौन सी है, ये कौन तय करेगा? अगर आप हमें निर्देश दे रहे हैं कि आप ऐसा ना करें तो हमें बताएं तो हम कैसे आप इसको तय कर रहे हैं, पैमाना क्या है आपका, कुछ तो हमें बताएंगे। अजय जी। मुकेश जी, मैंने जो अभी कहा वही मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल होता है, ये इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं सकता। आपने अपनी रिपोर्टिंग की, आपने अपनी रिपोर्टिंग में जो पाया आपने जनता को वो सच बताना है। वो सच अगर किसी को फेवर लगता है तो लगता रहे, कोई इसका क्या कर सकता है। अभी आप पे अनेकों बार आरोप लगता है ना कि आप फला पार्टी का फेवर कर रहे हैं, आप फला धर्म वालों का फेवर करते हैं, आप अपनी सच्चाई पे खड़े हैं। इसका तीसरी एक और बात है, अगर आप सचमुच किसी के लिए 22 होकर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं तो आपकी टीआरपी में फर्क पड़ेगा, आपके काम पे फर्क पड़ेगा, आपकी वैल्यूज में फर्क पड़ेगा। आप ऐसा क्यों करेंगे? बिल्कुल, आप देखिए आपने बात कह दी कि ये जनता के ऊपर में छोड़ देना चाहिए कि कौन सी खबर जो है लहर की खबर सही है, अगर जनता के ऊपर में छोड़ देना चाहिए। और आपको अपने ऊपर, अगर आपको अपने ऊपर लेना है तो आपको एक मैकेनिज्म बना करके देना चाहिए, कसौटी तैयार करना चाहिए। जी जिगर दोषी जी कह रहे हैं कुछ। जी मुकेश जी, मुझे ये लग रहा है कि अगर इतना जो पैमाना दिए बिना या कोई चेक पॉइंट दिए बिना अगर इस तरीके की घोषणा की गई है तो इसके पीछे जैसे मैंने कहा 2 ही कारण है। एक तो एक नकेल कसने की बात है कि शायद थोड़ा इसमें घटोतरी हो या इस तरीके के न्यूज को कम मीडिया दिखाए, लेकिन इसका एक काउंटर पार्ट ये भी हो सकता है कि कल उठ के नीचे हर एक मीडिया ऐसी लहर है ऐसा दिखाकर नीचे विज्ञापन बिल्कुल इतने छोटे अक्षरों में लिखना भी शुरू कर सकता है कि जो हम जब स्टॉक मार्केट में जब आईपीओ बिल्कुल बिल्कुल शर्तें लागू बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। तो ये इसका काउंटर पार्ट तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। नीचे शर्तें लागू जो शायद हम देख भी नहीं पाएंगे क्लास करिए, और वो शर्तें लागू करके मीडिया ये भी कर सकता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर अजय जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात को सुन के। अजय जी
इन्होंने बड़ा ही सही सवाल उठाया, सही बात कही है कि ये तो बड़ा आसानी से कर लेगी मीडिया। और हम लोग देखते भी रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातों को ये लोग लिख देते हैं और बाद में कभी कोई रिजवाइंडर अगर देना भी होता है तो कहाँ छिपा हुआ कोई छोटा सा एक क्लिप आ जाता है, किसी को पता भी नहीं चल पाता है। तो ये उस तरह से होगा। बिल्कुल बहुत ही वाजिब। सर ये मीडिया तो अब तक इसको नहीं किया है, लेकिन बाकी जो बिजनेस हाउसेज हैं वो इसको कर रहे हैं। खासतौर से शेयर मार्केट में तो ऐसा हम सब अक्सर देखते हैं, आप कोई भी शेयर लेने जाए तो उसमें छोटे जो शर्तें हैं वो इतने कम, मतलब उसकी साइज इतना, फॉन्ट की साइज इतना कम होता है कि आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। शर्तें लागू, वहां पर स्टार मार्क लगा करके दे दिया। तो क्या मतलब वो सिगरेट के डब्बे में भी देख सकते हैं, सिगरेट के डब्बे में भी बेचा तो जाता है, लेकिन उसमें वो नहीं, उसमें तो बड़ा चीजें लिखी होती है जिसे आप समझ भी नहीं पाएंगे। नहीं, अब तो उसमें चित्र भी डाल दिया सिगरेट के। भटनागर जी, मैं आपके पास जानता हूँ, क्या आपको लगता है कि इसका कोई उपाय होना चाहिए? क्या इसका कैसे बचा जाए इनसे? उपाय की देखिए, मैं थोड़ा सा लेसे थोड़ा हटूं मैं और आगे बढ़ूं जी। देखिए, जो आज की जो राजनीति है, जो चुनाव है, चुनाव आज कराना आसान नहीं है। निर्वाचन आयोग को देखो, उन्हें कांटों की छैया पे चलना है। जिस तरह हमने पश्चिम बंगाल में राजनीति देखी, रक्त भरी, उस चीज को लड़ना है, उस चीज को देखना है। चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि शांतिपूर्ण जो मणिपुर का जो पहला राउंड है या अरुणाचल प्रदेश है या फिर हम पश्चिम बंगाल में जैसा विधानसभा चुनाव देखा, उसमें भी परीक्षा बहुत गहरी है इस बार निर्वाचन आयोग की, किस तरह शांतिपूर्ण चुनाव होगा। और देखिए, जब सबसे बड़ी बात मैं सुन रहा था, मेरे महान अनुभव सब बता रहे थे कि इस बार जो चुनाव आयोग का जो धन बल पे जो ज्यादा वो रहता है, इस बार कुछ ज्यादा ही कई बार रिपीट करके बोला गया है कि धन बल को कैसे रोका जाएगा। क्या चुनाव में धन बल रोकना क्या हो सकता है? पिछली सरकार ने जो सब चीजें ऑनलाइन या और पेटीएम और दुनिया भर पे चलाई है, किस तरह इसमें रोकथाम होगी? तो ये चीज बड़ी आज इस बार इंटरेस्टिंग रहेगी चीजों में, कि जो कि क्योंकि प्रमुख रूप से आप काफी राज्य ऐसे हैं कि जहां पे धन और बल अत्यंत जरूरत से ज्यादा चलता है। चाहे बिहार लगा लीजिए, उड़ीसा लगा लीजिए और उसके आसपास के राज्य जो है। दक्षिण भारत को भूल गए, दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां से कैश भी ज्यादा पकड़ा जाता है। बिहार वगैरह में तो अब तो मुझे लगता है कैश का उतना फ्लो रहा नहीं, और जो जितने बाहुबली थे सब या तो ऊपर सिधार गए या उस तरीके के बाहुबल का इस्तेमाल अब नहीं होता। चूंकि मैं बिहार से आता हूं तो मैं जानता हूं कि अब नहीं, पहले जरूर होता था, लेकिन अब पिछले 2-3 चुनावों में लोकसभा में मुझे लग रहा है पीड़ा अभी बची है। हाँ, पीड़ा है जी। अब गर्ग साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ साहब, जो बार बार ये मांग उठती है ना, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर करो, वो जो आप उसकी बात कर रहे हो बल का, वो बल का प्रयोग वहां होता है। बैलेट पेपर को लूटना आसान होता है, बैलेट पेपर को कब्जा करना आसान होता है, बैलेट पेपर को मारना स्टैंप आसान होता है, इसलिए वहां पे। और वेस्ट बंगाल, बिहार, पहले उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये बड़ा जोरदार तरीके से चलता, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में, त्रिपुरा में, उड़ीसा में चलता था। अब ईवीएम आने पे इसमें रोक लगा, क्योंकि ईवीएम जब तक प्रोसीडिंग ऑफिसर बटन नहीं दबाएगा आप वोट नहीं डाल सकते। एक बात। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि क्रॉस चेक कैसे लगेगा, मान लो मीडिया हाउसेज की बात कर रहे हैं मुकेश जी, आपने इंटेंशनली किसी के लिए कुछ किया है, तो बेसिकली आपने इंटेंशनली किया तो कुछ पाने के लिए किया होगा ना। तो क्रॉस चेक है कि आपके बैंक अकाउंट्स है, उसका फ्लो कैसा है, आपके मित्रों का बैंक अकाउंट्स कैसे है, उसका फ्लो कैसा है। दूसरा, हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 2-2 ऑब्जर्वर भेजे हुए, वो 2-2 ऑब्जर्वर का काम यही है कि कितना खर्च कौन कर रहा है, उसकी एक चेकलिस्ट बनाई गई है, सबके एक रेड लिस्ट बनाई गई है। आपकी कुर्सी इतने की, आपकी मेज इतने की, आपकी रोटी इतने की, ब्रेड पकौड़ा इतने का, समोसा इतने का, लड्डू इतने का। आप अपनी मर्जी से रेट कोड नहीं कर सकते। तो ऑब्जर्वर की भूमिका यहाँ पे बड़ी है। वो देखते हैं, मान लो आपने रिपोर्ट दिया फला एरिया की, वहां आपका कोस्पेंडेंट था कि नहीं था, वहां पे उसने किसी से बात किया कि नहीं किया, कवर हुआ कि नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट बड़ी मायने रखेगी कि अगर सचमुच वहां पे कुछ हुआ है तो ऑब्जर्वर भी इसको मैच करता नहीं करता, और ऑब्जर्वर को डे बाय डे ही अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो मुझे लगता है बिल्कुल, मतलब आपकी लहर ऑब्जर्वर की लहर से मेल खानी चाहिए, तभी इसको सही माना जाएगा। आपकी लहर नहीं, ऑब्जर्वर को ये तो कहना पड़ेगा कि हाँ आपका कोस्पेंडेंट वहां था, आपके कोस्पेंडेंट ने उसको कवर किया था, उसका इंटरप्रिटेशन अपना होगा आपके कोरेस्पोंडेंट का। लेकिन ऑब्जर्वर ये तो प्रेजेंस तो बताएगा ना आपका ऑब्जर्वर की, उसके आपकी कोरेस्पोंडेंट की प्रेजेंस बात थी। अगर प्रेजेंस ही नहीं तो फिर कैसे होगा? नहीं, अगर मैंने कोरेस्पोंडेंट की प्रेजेंस है और कोरेस्पोंडेंट ने गलत रिपोर्ट कर दी, नहीं, गलत रिपोर्ट को तो कोई चेकआउट नहीं कर सकता साहब। मैंने पहले बताया, ये एक मोरल और इथिक वैल्यू दी है हर मीडिया हाउस को कि आप अच्छा लिखिए, अच्छा छापिए, ताकि आपकी व्यूअरशिप भी बढ़े और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़े। अगर आप गलत करेंगे, पेड न्यूज को न्यूज की तरह से छापेंगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी घट जाएगी, आपकी वैल्यूज घटेगी, आपकी व्यूअरशिप घटेगी, तो आप अपना नुकसान करेंगे, छोटा फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, चुनाव आयोग का धर्म है कि वो फ्री
चुनाव करे, स्वतंत्र रहे, निष्पक्ष रहे और किसी भी तरीके की धांधली चुनाव में नहीं हो, इसके लिए वो सारे उपाय करती है और हर एक चुनाव में जो है कुछ नई घोषणाएं भी करती है। इस बार भी उन्होंने की है, तो उनका उद्देश्य तो साफ है, बड़ा पवित्र उद्देश्य है और इस उद्देश्य में हम सबको साथ देना चाहिए उनका, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को बिल्कुल निष्पक्ष अहिंसक तरीके से पूरा किया जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका जिगर दोषी जी आपका, अनिल गर्ग जी आपका, डॉक्टर अजय कुमार जी आपका और प्रदीप भटनागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे से साझा की आपने। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जो कहा है, सबको जिस दिन का इंतजार था उस दिन का ऐलान कर दिया चुनाव आयोग ने, लेकिन जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को अमल में लाना जो है उतना आसान नहीं जितनी आसानी से ये घोषणा कर दी है, क्योंकि जो टीम बनाई है चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी है और उन पे चुनौतियां भी उनके सामने काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जो चुनौतियां उनके सामने है कि बाहुबल को रोकना है, धनबल को रोकना है, मिसलीडिंग न्यूज़ को रोकना है और इसके अलावा जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो सही खबर आए, फेक न्यूज़ नहीं आए। अगर लहर है तो लहर है तभी लहर दिखाई, नहीं तो विज्ञापन के रूप में उसे प्रसारित किया जाए। इस तरीके की चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन इन्हें पहचानना, इन्हें नियंत्रित करना और इसका मैकेनिज्म तैयार करना बड़ा ही मुश्किल है और चुनौती भरा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।